गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुमार सोनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, संयुक्त फलन, जिसका अंक भार है कुल 3 अंक। 1+2। एक क्वेश्चन छोटा आता है इसमें और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जो बेसिक कीवर्ड्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिनका हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, वे क्या क्या हैं, जिसमें अपन ने लास्ट में बात की थी फलन की। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन वापस से देखते हैं कि भाई फलन क्या होता है। तो जब समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय संबंध परिभाषित हो, तो इस प्रकार के संबंधों को ही क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ये अपन ने देख लिया था। इसके बाद जब अपन बात करते हैं फलन की, तो फलन को अपन एफ, जी, एच इत्यादि के द्वारा व्यक्त करते हैं, और जब अपन कहते हैं कि जो फलन एफ है वह समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, फलन एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, तो इसे गणितीय रूप में एफ कोलन ए टू बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जब भी आपको कहीं बुक में दिया हुआ मिले एफ ए टू बी, तो इसका अर्थ है कि एफ एक कोई फलन है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, और यहाँ पर जो फलन की परिभाषा है उसका भी पालन होगा। तो अतः समुच्चय ए में उपस्थित सभी अवयवों का समुच्चय बी में अद्वितीय संबंध होगा, रूप में लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि आपको दिया हुआ होता है एफ ए बराबर बी, तो इसका क्या अर्थ है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि एफ एक कोई फलन है जिस पे एफ एक फलन है जिस पर प्रांत से अवयव ए को अप्लाई करने पर उसका प्रतिबिंब सह प्रांत में y प्राप्त सह प्रांत में b प्राप्त होता है। अतः आप यहाँ से देख सकते हैं कि एफ ए है वह अवयव ए का फलन एफ पर मान होता है। अवयव ए का फलन एफ पर मान होता है, जो कि उपरोक्त के अनुसार बी के बराबर है। और यहाँ पर जो ए है वह बिलोंग करेगा कैपिटल ए से और बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। साथ ही साथ आप यहाँ पर वापस से देख सकते हैं कि यदि इसे चित्र के द्वारा व्यक्त किया जाए तो यह कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, इनके मध्य परिभाषित फलन है
एफ और फलन पे जब वैल्यू ए अप्लाई की जाती है तो इस वैल्यू ए पे फलन का जो रिजल्ट है वह क्या प्राप्त होता है, हमें बी। ओके, तो इसलिए ए का प्रतिबिंब वह है बी और बी का पूर्व प्रतिबिंब है वह है ए। यह सब चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह लास्ट वीडियो को वापस से देखे और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो अपनी प्रॉब्लम को सेंड करें, उसे क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि फलन का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है एवं फलन का परिसर क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रांत है वह हमेशा समुच्चय ए को डिनोट करेगा, सह प्रांत है वह हमेशा समुच्चय बी को डिनोट करेगा, और जो परिसर है वह या तो सह प्रांत का उपसमुच्चय होगा या फिर सह प्रांत के बराबर भी हो सकता है। अब अपन इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कुछ जो फलन हैं उनके प्रकार को डिस्कस करते हैं। फलनों के प्रकार जिसमें आप नंबर 1 देखेंगे वह है अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। तो इसके नाम से ही इसकी परिभाषा क्लियर होती है कि ऐसा फलन जिसमें जो रिजल्टेंट है वह चेंज न हो, वह कांस्टेंट रहे, तो इस प्रकार के फलन को अचर फलन कहते हैं। और यदि इसे अन्य शब्दों में समझा जाए तो यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब उपस्थित हो तो उसे अचर फलन कहेंगे। इसे आप डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं कि ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है सेट ए के, और ये कोई सेट है बी जिसका एक एलिमेंट है 2। तो ए लेने पर भी 2 आ रहा है, बी का प्रतिबिंब भी 2 है, सी का प्रतिबिंब भी 2 है और डी का प्रतिबिंब भी 2 है। तो ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए इस फलन को अपन कहेंगे अचर फलन और इसे व्यक्त करेंगे एफ एक्स बराबर 2 के द्वारा। इस चित्र के अनुसार जो 2 है वो क्या है, एक अचर संख्या। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकंड नंबर जो है वह है तत्समक फलन। तो तत्समक फलन की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि यदि समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव का स्वयं से और केवल स्वयं से संबंध हो तो इसे तत्समक फलन कहते हैं।
इसे आई ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसे जब आप व्यक्त करेंगे तो इसे आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसी के अनुसार हमें एफ एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये हमारा तत्समक फलन होता है। इसके बाद नंबर 3 अपन बात करें तो नंबर 3 पे अपन लेते हैं तुल्य फलन। तो ऐसे कोई भी दो फलन जिनके नंबर 1 प्रांत समान हो, नंबर 2 सह प्रांत समान हो, और नंबर 3 जहाँ एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू भी क्या हो, समान हो। मान लीजिए फलन अपन ने लिए एफ हुआ जी, तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। तो इस प्रकार यदि कोई दो फलन एफ व जी जिनमें प्रांत समान हो, जिनके सह प्रांत समान हो, और एफ एक्स और जी एक्स का प्रत्येक मान भी क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार के फलन को तुल्य फलन कहते हैं। इसे क्लियर करने के लिए अपन इसका एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वह है कि एग्जाम्पल फर्स्ट, माना ए इज इक्वल टू 1 2, एक कोई समुच्चय है ए जिसमें दो अवयव हैं ए और 1 और 2, और समुच्चय बी लिया जिसमें दो अवयव है 3 और 6, और जो एफ है वह रिलेटेड है ए से बी में, साथ ही साथ जो फंक्शन जी है वह भी परिभाषित है ए से बी में। तो और साथ ही साथ एफ एक्स का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, वह जी एक्स की जो वैल्यू है वह हमें प्राप्त होगी 3x से। तो अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई, यदि ये अपन मान लेते हैं इस प्रकार से है, ये एफ है, ये ए और ये बी। ए में जो एलिमेंट है वे हैं 1 और 2, बी में जो एलिमेंट है वह है 3 और 6। तो एफ एक्स के अनुसार यदि अपन एक्स की वैल्यू ले, अब एक चीज़ और आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि x बिलोंग टू हमेशा a होता है और y बिलोंग टू हमेशा ही b होता है। तो जब आप यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का रिलेशन अब है 3 से है, और 2 का रिलेशन अब है 6 से होगा। इसी प्रकार जब आप फंक्शन g को देखते हैं तो g के लिए अगर अपन डायग्राम शो करें तो g एक फलन है, वह समुच्चय ए से बी में परिभाषित है। समुच्चय ए के जो एलिमेंट वे है 1 और 2, समुच्चय बी के एलिमेंट है 3 और 6। तो फंक्शन जी एक्स के अनुसार अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, और यदि x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो f का प्रांत है वह, और जो g का प्रांत है वह, दोनों समुच्चय a के द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं। इसी प्रकार f का सह प्रांत और g का सह प्रांत, ये दोनों समुच्चय b के द्वारा डिनोट किए जा रहे हैं। और यदि आप यहाँ पर देखें कि f1 की वैल्यू है वह कितनी है, तो इस फंक्शन के द्वारा वैल्यू की
F1 की वैल्यू 3 है और F2 की वैल्यू वह है 6 है। इसी प्रकार G1 की वैल्यू 3 है और G2 की वैल्यू है वह 6 है। तो F1 is equal to G1 and F2 is equal to Z2। तो चूंकि यहाँ पर जो फलन F और G है वे तुल्य फलन की तीनों कंडीशनों को संतुष्ट करते हैं, अतः F व G परस्पर तुल्य फलन हैं। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं हमारा सबसे मेन टॉपिक इस एक्सरसाइज का, जो है संयुक्त फलन। तो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड मिल रहा होगा, संयुक्त। तो संयुक्त का अर्थ होता है कि जब अपन किन्हीं वस्तुओं को या किन्हीं एलिमेंट्स को एक साथ एक ही जगह रखें या उनमें कोई एक साथ रिलेशन डिफाइन करें तो वह सब संयुक्त फलन कहलाते हैं। या सीधे शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो आप लिख सकते हैं कि जब फलन F, G, H और भी कई फलन हो सकते हैं इत्यादि को मिलाकर कोई नया फलन बनाया जाता है तो उसे संयुक्त फलन कहते हैं। संयुक्त फलन को व्यक्त करने के लिए ओ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यदि अपन बात करें कि F व G कोई हमारे पास दो फलन हो तो F व G से बनने वाले संयुक्त फलन क्या क्या हो सकते हैं, तो वे होंगे F ऑफ G या फिर G ऑफ F। इसी प्रकार यदि अपन बात करें G व H से बनने वाले संयुक्त फलनों की तो वे होंगे G ऑफ H या फिर H ऑफ G। इसी प्रकार यदि आप बात करो F व H की तो F व H से मिलकर बनने वाले संयुक्त फलन है वे होंगे F ऑफ H या फिर H ऑफ F। इसी प्रकार यदि अपन F व F को मिलाकर एक नया संयुक्त फलन बनाना चाहें तो वह होगा F ऑफ F। अब आपको यहाँ पर मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि यह तभी संभव है जब F के प्रांत एवं सह प्रांत समान हों। यह तभी संभव है जब F के प्रांत व सह प्रांत समान हों। इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा जो टॉपिक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि यदि मान लीजिए आपको दिया गया है कि F A to B, तो F A to B का अर्थ यह होता है कि F एक फलन है
f एक फलन है जो समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है। इसी प्रकार यदि आपको दिया गया हो कि g a to b, तो इसका अर्थ भी यही होगा कि g एक फलन है जो समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित हैं। अब यदि अपन संयुक्त फलन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार होगी कि यदि f a से b में परिभाषित हो, वह g एक कोई फलन है, वह समुच्चय b से c में परिभाषित है, तो इनका संयुक्त फलन g ऑफ f होगा तथा जहाँ गोफ समुच्चय a से समुच्चय c में परिभाषित होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो गोफ जो फंक्शन है वह परिभाषित है a से c में। ओके, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यदि f a से b में परिभाषित हो और g है वह b से c में परिभाषित हो, तो इनका संयुक्त फलन गोफ है वह a से c में परिभाषित होता है। इसे आप डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे अपन बात करें, समुच्चय मान लेते हैं ये समुच्चय a है और ये b है, तो डेफिनेशन के अनुसार a से b में फलन f परिभाषित है और b से c में फलन g परिभाषित है। तो एक ऐसा फलन जो समुच्चय a के अवयवों का समुच्चय c में प्रतिबिंब प्रदर्शित करता हो, संयुक्त फलन कहलाता है। इस स्थिति में जो संयुक्त फलन बनेगा वह होगा g ऑफ f। अब आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो फंक्शन लास्ट में होगा उसे आपको पहले लिखना होगा और जो फंक्शन स्टार्टिंग में दिया हुआ होता है उसे लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। अब आपको यहाँ पर कुछ विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो ध्यान रखनी है वे ये हैं कि जब आप गोफ फलन को ज्ञात करते हैं तो गोफ फलन को ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन होगी। तो आप इसे लिख सकते हैं कि गोफ ज्ञात किया जा सकता है यदि f का परिसर है वह या तो g के प्रांत का उपसमुच्चय हो या फिर g के प्रांत के बराबर हो। इसी प्रकार जब आप FOG ज्ञात करेंगे तो FOG भी तभी ज्ञात किया जा सकता है जब G का परिसर उपसमुच्चय हो F के प्रांत का या फिर इसके बराबर हो। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए आपको जब भी संयुक्त फलन ज्ञात करना हो, जब भी संयुक्त फलन ज्ञात करना हो तो इन स्थितियों को चेक करेंगे। यदि ये स्थिति लगती है तो आप संयुक्त फलन ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर साथ में ही देखेंगे कि जब अपन ने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था संख्या पद्धति का, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वे उपसमुच्चय होती हैं। पूर्ण संख्याएं उपसमुच्चय होती है। प्राकृत संख्याएं उपसमुच्चय होती है। परिमेय संख्याओं का और परिमेय संख्याएं उपसमुच्चय होती है वास्तविक संख्याओं का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है यहाँ पर। इसको आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। बहुत ही यूजफुल है ये हमारे यहाँ पर इस एक्सरसाइज के लिए। तो इसीलिए आपको पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया गया ताकि आपको इन सब वैल्यूज का, इन सब सेट्स का मालूम हो। अब आप यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। एग्जाम्पल कि यदि f एक फंक्शन है n से z में तथा g एक फंक्शन है वह डिफाइन है z से r में। अब आपसे क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि गोफ या फोग में से किसे ज्ञात किया जा सकता है, तो इसके लिए अब आपको देखना होगा यहाँ पर कि जो f का गोफ के लिए आपको क्या देखना होता है भाई। गोफ के लिए अपन देखते हैं कि जो f का परिसर है वह सबसेट होना चाहिए g के प्रांत का। तो f का परिसर यहाँ पर है वह है z, और जो g का प्रांत है वह भी है z। तो f का परिसर z है और g का प्रांत भी z है। तो f का परिसर सबसेट है g के प्रांत का, अतः गोफ ज्ञात किया जा सकता है। अब यदि अपन बात करें FOG की, तो परिभाषा के अनुसार FOG जब ज्ञात किया जाता है जब G का परिसर है वह सबसेट होना चाहिए F के प्रांत का। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो G का परिसर है वह है R, और F का जो प्रांत है वह है N। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए कंडीशन के अनुसार यह जो R संबंध दिया गया है यह गलत है, क्योंकि R है वह N का सबसेट नहीं हो सकता। यह गलत है। तो इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान में रखना होता है कि जब आप संयुक्त फलन बनाते हैं तो किसी एक फलन के प्रांत और दूसरे फलन का जो परिसर वह बराबर है या नहीं, यह आपको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसी के साथ अब अपन एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और साथ में आप इनको वापस दोहराते भी रहें ताकि आपको इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।